नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर दो मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक की। आज की बड़ी खबर की 21 साल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चला आ रहा परिसंपत्तियों का विवाद अब सुलझ गया है। उत्तराखंड के सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है और विवाद को सुलझा लिया गया है। सीएम धामी ने इसके बाद सभी मामलों की जानकारी देते हुए यूपी सीएम का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई विवाद नहीं था, बंटवारे के बाद कई मुद्दे थे जो छोटे और बड़े भाई में होते हैं, जो अब सुलझा लिया गया है। धामी ने बताया कि 21 साल से लंबित सभी मामले सुलझ गए हैं। 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा। जो उत्तर प्रदेश के काम की है उसे उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी और बाकी उत्तराखंड को मिलेगी। वहीं बनबसा किच्छा बैराज का यूपी निर्माण कराएगा। हरिद्वार का होटल अलकनंदा भी उत्तराखंड को मिलेगा। साथ ही किच्छा में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। सीएम ने बताया कि वाटर स्पोर्ट को भी शुरू करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि कुछ मामलों के लिए उत्तर प्रदेश ने 15 दिन का समय मांगा है। धामी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को भी वापस लेगी और 15 दिन बाद जो भी मामले बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। देश उत्तराखंड के बंटवारे के बाद तो बीते 21 वर्ष से चल रहा जो परिसंपत्ति विवाद है आज वो समाप्त हो चुका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो बैठक हुई है इसमें किन किन मुद्दों पर बात बनी है और क्या फैसला हुआ है? नहीं, सारे ही मुद्दे जो भी लंबित पड़े हुए थे, जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही थी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उनके दोनों राज्यों की जो बैठक हुई उसमें सभी पर निर्णय हो गया है और सकारात्मक रूप से जो कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों राज्यों को सिंचाई विभाग के ज्वाइंट सर्वे की आवश्यकता है, 15 दिन का उन पर समय मिला है। 15 दिन में सर्वे होने के बाद जो 5700 हेक्टेयर जो भूमि है अभी उत्तराखंड में है, उस पर उत्तर प्रदेश का पहले से नियंत्रण है। तो जितनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश को होगी वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड की हो जाएगी। और क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर बात बनी है? सभी मुद्दों पर हो गया है। आवास विकास के मुद्दे थे, वो 50-50% के आधार पर जो है दोनों राज्यों की देनदारियां और संपत्तियां में बंटवारा हो जाएगा। परिवहन विभाग के 205 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उत्तराखंड को मिल जाएगी। इसी प्रकार से वन विभाग के जो मामले हैं उसमें भी सहमति बन गई है। सारे मामले निस्तारित हो गए। कोर्ट में जो विवाद गए थे उनको लेकर क्या? कोर्ट के मामले दोनों राज्य सरकारें वापस ले लेंगे और ये सहमति बैठक में हुई है। जैसा कि आपने सुना, ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि जो अब तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद चल रहा था वो आज समाप्त हो गया है। आज सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सहमति बनी है और इस दौरान न सिर्फ तमाम विभागों से जुड़े फैसलों पर सहमत बनी है, बल्कि ये भी फैसला किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की परिसंपत्ति को विवाद को लेकर विभिन्न न्यायालयों में मामले चल रहे थे उनको भी दोनों सरकार वापस लेंगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 21 वर्ष बाद जो एक लंबा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का परिसंपत्ति विवाद था आज वो सुलझ गया है। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। कल झांसी के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। 17 नवंबर से राष्ट्र रक्षा समर्पण जलसा पर्व के तौर पर मनाने की नई परंपरा ने लोगों की खुशी कई गुना बढ़ा दी है। लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। झांसी किले में पीएम मोदी के स्वागत के लिए बुंदेली वाद्य यंत्र रमतुला नगाड़े के प्रवेश गेट पर बनाया गया है। ये सिर्फ मोदी जी की दम पे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि झांसी को बिल्कुल चमका दिया गया है। झांसी बिल्कुल झांसी दुल्हन की तरह सजी हुई है और झांसी के चारों तरफ ऐसा माहौल है जैसे कि कोई शादी समारोह में माहौल होता है। और मोदी जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से पूरे देश पे और हमारे उत्तर प्रदेश पे और झांसी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस समय पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देवरिया के रहने वाले हिमांशु सिंह ने महात्मा गांधी से जुड़ी धरोहरों की प्रदर्शनी लगाई है। 30 साल की कड़ी मेहनत कर उन्होंने ऐसी धरोहर तैयार की है जिससे आज की पीढ़ी महापुरुषों के बारे में जानकारी ले सके। हिमांशु सिंह ने यहां डाक टिकटों का अनोखा संग्रह रखा है।
और जिसके बारे में वो लगातार लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। इसमें बापू के जन्म से लेकर मृत्यु तक हुए आधारित जो भी घटनाएं हैं उन्हें डाक टिकट हैं। इस डाक टिकट प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर आ रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत धरोहर के रूप में मैंने आज ये एग्जीबिशन डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें सिक्के, पुराने नोट्स और डाक टिकट पे महात्मा गांधी जहाँ जहाँ उकेरित हैं उनको हमने संग्रहित किया है, उनको प्रदर्शित किया है। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय स्पेशल कवर और फर्स्ट डे कवर के माध्यम से। गर्व का विषय ये है कि महात्मा गांधी के ऊपर लगभग 155 देशों से अधिक देशों ने जो है डाक टिकट जारी किया हुआ है। ये गर्व का विषय है और उसमें लगभग 135 से 140 देशों के डाक टिकट जो जारी हुए हैं वो मेरे संग्रह में मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें डाक टिकटों के माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों का पूरा विवरण दिया है। खास करके मूर्तियों के माध्यम से और डाक टिकटों के माध्यम से यह बताया है कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किया और देश की आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी के साथ क्या क्या घटनाएं हुई। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मायावती से मिलने उनके घर पर पहुंची हैं। उनकी माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आनंदीबेन पटेल ने मायावती की माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती की माताजी का दिल्ली में निधन हुआ। खबर कानपुर से, जहां पर जीका वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में बाहरी क्षेत्रों से अब शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में वायरस पहुंच गया है। दर्शनपुरवा में अब जीका के 2 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद पूरे इलाके में फॉगिंग कराई जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर कुल मरीजों की बात करें तो कानपुर में अब तक जीका वायरस के 134 मरीज हो गए हैं। जीका का कहर जारी है और उसी के साथ अधिकारी भी अब सक्रिय हो चले। कैंटोनमेंट से चल के चकेरी और चकेरी से फैतुलगंज होते हुए कानपुर के दर्शनपुरवा जो हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, वहाँ जीका के पेशेंट मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी कमर कस ली है। जहाँ एक तरफ एंटी लार्वा का स्प्रे कराया जा रहा है तो आसपास के 150 से ज़्यादा घरों में स्क्रीनिंग कराई जा रही है। अगर बात की जाए तो अभी तक कानपुर के अंदर 5 लाख के आसपास लोगों को स्क्रीनिंग को लोग आप देख सकते हैं लिटरेचर कैसे दिया जा रहा है लोगों को। और यही वो घर है ठीक सामने जहां ये जीका का बोर्ड लगा है। इन परिजनों को 7 लोगों को इसमें होम क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके घर के बाहर ये बैनर लगा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिल रही है और जो महिलाएं हैं क्षेत्र में हर घर जाके स्क्रीनिंग कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। हालांकि अगर जिसकी संख्या की बात की जाए तो 134 अभी तक हो चुके हैं और कुछ लोग जो राहत भरी खबर है जो नेगेटिव भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता जारी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश बैंक के गेट के अंदर दाखिल हुए और व्यापारी के सिर पर रॉड मारकर नोटों से भरा बैग लूट लिया। थाना लालकुर्ती क्षेत्र की यह घटना है। दरअसल एक व्यापारी 3 लाख रुपए लेकर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पहुंचा था, लेकिन बैंक में रुपए जमा करने से पहले ही बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और छीना झपटी शुरू कर दी। और जब उन्होंने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने उनके सिर पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे नोटों से भरा बैग जमीन पर गिर गया। कुछ रुपए जमीन पर गिर गए, लेकिन बदमाश करीब 2,15,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस बैंक और आसपास के जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की शिनाख्त कर उसकी गिरफ्तारी की जा सके। 2,20,000 रुपए गए हैं। एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने डंडा मार के पैसे छीने। अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और सरगर्मी से 3 टीमें इसमें लगी हुई हैं और कुछ आवश्यक क्लू हमको मिल गए हैं, जरूरी क्लू मिल गए हैं, जिनके आधार पर शीघ्र अभियुक्तों का पता लग जाएगा। खबर सीतापुर से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के 5 नेता मनरेगा मजदूरी सहित अन्य मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये सभी किसान नेता महोली ब्लॉक गेट पर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी, जिससे नाराज होकर ये लोग हाथों में झंडा लेकर पानी की टंकी पर जाकर बैठ गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन किसान नेताओं को
पानी की टंकी से नीचे उतरने का आग्रह किया गया है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर स्लीपर और बस मैक्स लोडर के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई है। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 लोडर सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बंगाल से तीर्थयात्रा पर निकले थे और उनकी बस थाना शिकोहाबाद के NH 2 पर आगरा की तरफ से आ रहे मैक्स लोडर से टकरा गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को रोड पर से हटा दिया है। खबर अमरोहा से, जहां पर तिगरी गंगा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ और फायरिंग की है। कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने झूले और मौत के कुएं की लाइट बंद कराकर वहां पर तोड़फोड़ की। बता दें कि प्राचीन काल से कार्तिक पूर्णिमा पर यहां पर मेला लगता है। इस बार भी मेला लगा हुआ है और करीब 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु अभी तक यहां पर आए हुए हैं। आरोप के मुताबिक तोड़फोड़ होने के बाद भी पुलिस चंद कदम की दूरी से मौके पर नहीं गई। इसके चलते आयोजकों को कई बार कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर जानकारी आ रही है। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यूज 18 से इसको लेकर खास बातचीत में कहा है कि सदन सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से बात की जाएगी। ओम बिरला ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना अनुशासन का पालन करना चाहिए। सर, संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और आपके रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पिछले सत्र को छोड़ दे तो बाकी सत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी जो सदन की रही है वो बहुत ऐतिहासिक रही है। क्या आप इस बार भरोसा है कि फिर से आप अच्छे तरीके से चला पाएंगे? मुझे विश्वास है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलेगी, बिना व्यवधान के चलेगी। ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होंगी, संवाद होंगे, सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेंगे और सभी राजनीतिक दलों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और सभी दलों का उसमें अपेक्षित सहयोग मिले। एक सवाल है कि जिस तरीके से दिन में या जिस तरह से हंगामे में सदन में जिस तरह से बिल पास किए जाते हैं, क्या आप उसको अच्छा मानते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि एक विधेयक में लंबी चर्चा हो, संवाद हो और सर्वसम्मति से हो, सबकी सहमति से हो। इसलिए बीएससी के अंदर भी चर्चा करते हैं और इसमें सकारात्मक चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अपेक्षित परिणाम आएंगे। आखिरी सवाल सर, संसद सत्र से पहले क्या आप एक कंसल्टेशन जो आप लगातार बैठक करते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते, अपील करते, वैसी प्रक्रिया फिर से होगी? लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है। ये निरंतर प्रक्रिया है। एक दिन की सर्वदलीय बैठक करने से परिणाम नहीं आते। नियमित रूप से मैं सभी राजनीतिक दलों से चर्चा संवाद करता रहता हूं और मेरी अपेक्षा है कि इस बार सदन में उन चर्चा संवादों के अपेक्षित परिणाम आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, शिमला। देश के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और कोरोना के खिलाफ जंग में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीते मंगलवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया और देश के नागरिकों से टीके की दोनों डोज लेने की अपील की। इंसान के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसे सार्थक बनाने के लिए सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है। खासकर कोरोना महामारी के खतरे से देश को बचाने की जंग पूरी ताकत से जारी है।
बीते मंगलवार को भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से यही संदेश दिया। उन्होंने वहां साइकिल रैली का उद्घाटन करते हुए देश के लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की। हर घर दस्तक कार्यक्रम चालू किया, तब से सेकंड डोज लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और अगले दिनों में हम देश के हर नागरिक को वैक्सीनेटेड करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मेले में साइकिल से पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेल्थ कभी ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन इसका मार्केटिंग होना और इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि किस तरह देश में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से हर नागरिक को डबल डोज देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं साइकिलिंग कैंपेन पिछले 12 साल से चला रहा हूँ। साइकिलिंग इज अ नॉट फैशन, इट्स अ पैशन टू मी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज पवेलियन में साइकिल चलाते हुए आए और उन्हें साफ तौर पर मैसेज दिया कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए आपको खुद से मेहनत भी करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।